गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड के प्रथम इकाई का पहला टॉपिक जो कल हमने शुरू किया था, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, उसका पार्ट 2 आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। कल तक हमने 7 बिंदु देखे थे, उसमें अगला बिंदु है आर्थिक असंतोष। मिस्टर गैरेट का विचार है कि राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक धार्मिक और कुछ हद तक आर्थिक कारणों से हुआ है। यह कथन भारतीय राष्ट्रीयता पर पूरे रूप में घटित होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करते हुए इस देश का आर्थिक शोषण करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए इस देश के आर्थिक शोषण का ही यह परिणाम था कि जिस भारत को 17वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत के संबंध में 19वीं ईस्वी में सर विलियम्स डिग्बी ने लिखा, लगभग 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी भरपेट अन्न नहीं मिलता। इस अधःपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सभ्य और उन्नतिशील देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे सकती। कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को प्राय समूल नष्ट कर दिया और व्यापार पर उसका पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया, जिससे भारतीय जनता निर्धनता और भुखमरी का शिकार होती गई। उद्योग धंधों के विनाश का स्पष्ट परिणाम ये हुआ कि उद्योग धंधों में कार्य करने वाले व्यक्ति कृषि की ओर झुके, जिससे भूमि पर बहुत अधिक दबाव बढ़ गया। सरकार ने कृषि की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों की दशा शोचनीय होनी प्रारंभ हो गई। आए दिन के अकालों ने स्थिति को और भी अधिक दयनीय बना दिया। ब्रिटिश शासन ने औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश इंग्लैंड और पिछड़े हुए देश भारत के बीच स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई, जिससे गिरते हुए भारतीय उद्योग धंधे पूर्णतया समाप्त ही हो गए। भारतीयों ने इस सत्य को समझ लिया कि उनकी इस दयनीय स्थिति का दोष विदेशी शासन पर है और उसका अंत करने की दिशा में प्रयत्न किए जाने चाहिए। अगला बिंदु है हमारा भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाएगा और किसी भी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के कारण कोई पद प्रदान करने में बाधा उपस्थित नहीं की जाएगी। इसी प्रकार की नीति को 1858 की साम्राज्य की घोषणा में भी दोहराया गया था, लेकिन व्यवहार में इस नीति का पालन करने के स्थान पर इसे भंग ही किया गया। भारतीयों को उच्च पदों, विशेषतया भारतीय नागरिक सेवा ICS से अलग रखने के विधिवत प्रयत्न किए गए। इस सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष थी। परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही था। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में प्रवेश करने हेतु ब्रिटेन वासियों से प्रतियोगिता करना अत्यधिक कठिन था। सन 1877 में नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीयों के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल होना असंभव ही हो गया। ऐसी स्थिति में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ब्रिटिश सरकार के इस कार्य का विरोध करने और इस प्रश्न पर राष्ट्रीय जनमत के निर्माण हेतु संपूर्ण देश का दौरा किया और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जा सकता है। अगला बिंदु है जाति विभेद की नीति। सन 1857 के विद्रोह के पूर्व भारत स्थित अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध पर्याप्त अच्छे थे, किंतु विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने जाति विभेद की जो नीति अपनाई, उसके परिणाम स्वरूप इस मधुरता का स्थान पारस्परिक घृणा और कटुता ने ले लिया। अब अंग्रेज भारतीयों को आधे वनमानुस और आधे जंगली कहने लगे। भारत में जब वे अपने देशवासियों के संपर्क में आते थे तो उन्हें विद्रोह के भयंकर अनुभव थे, तो भारतीयों के प्रति उनकी घृणा की भावनाएं दृढ़तर हो जाती थी।
ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीयों के साथ घुलना मिलना या मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना असंभव था। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात और संचार के साधनों का विकास। 1860-70 के वर्षों में सड़कों, रेलों, डाक और तार यातायात और संचार के द्रुत साधनों के विकास से भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता मिली। इन साधनों के कारण भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले देश के शुभचिंतक आपस में बार बार मिलकर देश हित में कार्य करने की योजना बना सकते थे और जनता से व्यक्तिगत और सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में, संचार के इन साधनों ने सारे देश को गूंथ कर एक कर दिया और भौगोलिक एकता को एक मूर्त वास्तविकता बना दिया। यातायात के इन साधनों के कारण ही श्री बनर्जी का नागरिक सेवा संबंधी अखिल भारतीय दौरा संभव हो सका। इन साधनों के विकास से राष्ट्रीय आंदोलनों को बल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना आदि घटनाओं ने भारतीयों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। इन आंदोलनों ने भारतीयों को दृढ़ता प्रदान की और उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। मजूमदार के शब्दों में, भारतीय सीमा के बाहर घटित इन घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद की धारा को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। लॉर्ड लिटन ने अपने शासनकाल 1876 से 1880 में ऐसे कार्य किए जिनसे भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। भारतीय नागरिक सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का कार्य 1876 में ही हुआ। इसके बाद लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। यह शान शौकतपूर्ण दरबार उस समय किया गया था जबकि दक्षिण भारत में एक बड़ा भारी अकाल पड़ा था। यह दरबार एक और रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इस दरबार में बनर्जी एक प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुए और यहीं उनके मस्तिष्क में यह भावना जागृत हुई कि यदि एक स्वेच्छाचारी वायसराय की प्रशंसा के लिए भारत के राजा और अमीर उमरावों को एकत्र किया जा सकता है तो देशवासियों को न्यायसंगत ढंग से स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए क्यों नहीं संगठित किया जा सकता। लॉर्ड लिटन की अफगानिस्तान पर आक्रमण की नीति ने भी भारतीयों को असंतुष्ट किया क्योंकि अफगानिस्तान पर आक्रमण करने में जो 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्च हुआ वह भारत की निर्धन जनता पर पड़ा। 1878 में भारतीय सेना को साइप्रस भेजने के कार्य का भी भारतीय जनता ने विरोध किया। 1878 में लिटन शासन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिससे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित हो गया। लॉर्ड लिटन का एक अन्य कुत्सित कार्य भारतीय शस्त्र अधिनियम था। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय बिना लाइसेंस कोई भी शस्त्र लेकर नहीं चल सकते थे जबकि यूरोपियनों या एंग्लो इंडियनों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता ने इस कानून को अपना घोर अपमान समझा। अंतिम बिंदु है इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। अब तक जाति भेद की नीति के कारण भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, परंतु इस विधेयक के पेश होते ही भारत के समस्त अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और विधेयक के विरुद्ध संगठित रूप में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह झगड़ा कई महीनों तक चलता रहा और अंत में समझौता हुआ जिसके आधार पर भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार तो दिया गया, परंतु ये शर्त लगा दी गई कि भारतीय जज उस मुकदमे की सुनवाई ऐसी जूरी की सहायता से ही कर सकते हैं जिसके कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हों। इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने भारतीयों को 2 बातें सिखाईं। एक,
तो यह कि बिना संगठित रूप से आंदोलन किए उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती, और दूसरी ये कि इस प्रकार का आंदोलन कैसे किया जा सकता है। उपयुक्त तत्वों के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में इस चेतना का विकास हुआ कि उनकी दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है, और इस चेतना ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया।